हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आधुनिक काल पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में गद्य खंड पढ़ रहे थे। तो प्रकरण 1 पढ़ लिया था कल, गद्य का सामान्य परिचय यानी कि गद्य का विकास। और आज है प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। गद्य साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, तो इस प्रकरण के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदू उर्दू की बहस को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के हितैषियों में, जैसे कि राजा शिव प्रसाद है, राजा लक्ष्मण सिंह है और फ्रेडरिक पिकोट है, बाबू नवीन चंद्र राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती और श्रद्धाराम फिलोरी, इन सभी पर विचार व्यक्त किया है। और साथ ही सर सैयद और तासी के हिंदी विरोध का भी विवेचन इस प्रकरण के अंतर्गत किया गया है। तो पढ़ते हैं गद्य साहित्य का आविर्भाव। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में करा है। संवत 1913 में अर्थात बल्वे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था। जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था, वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाका संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है तो तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाका हिंदू की कथा वार्ता आदि करते सुने वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते थे, यानी कि सभी जो मुसलमान कवि थे वो इसका विरोध करते थे हिंदी का। अतः राजा साहब यानी कि राजा साहब किसके लिए बोला गया है, तो शिव प्रसाद के लिए। अतः राजा साहब के लिए उस समय यह संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ पारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में ही लग गए। पंडित श्रीलाल और पंडित बंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। तो राजा साहब यानी कि राजा शिव प्रसाद के साथ कौन था पुस्तकें लिखने में, तो पंडित श्रीलाल और पंडित बंशीधर आदि कई मित्रों को भी उन्होंने लगाया। राजा साहब के पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना और वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। तो किसकी है, राजा शिव प्रसाद। ये किसकी बुक्स है, तो राजा शिव प्रसाद की। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिसमें कुछ के उल्लेख किया जाता है। पंडित बंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदरिस थे, हिंदू उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबी यहात था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम है किनकी, पंडित बंशीधर की पुस्तकों के नाम है पुष्प वाटिका, भारतवर्ष इतिहास संवत 1913 और जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक संवत 1913, जगत वृतांत संवत 1915 और पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा दत्तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा। किसको, पंडित श्रीलाल को है ना, गारसा दत्तासी ने कई पुस्तकों का लेखक कहा। इन्होंने 1909 में पत्र मालिका भी बनाई थी। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत
19 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह, न्यायशास्त्र और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें निकली। यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वो बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उनमें उर्दूपन नहीं भरा था। और उसकी पिछली किताबों, इतिहास, तिमिर नाशक आदि में भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही। बड़े बड़े महिपाल नाम उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उसका पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसकी सोने चांदी की रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से बुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। तो ये पंक्तियां है ना राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे की जो पुस्तक है राजा भोज का सपना, उसकी है। अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक सुसंस्कृत गर्भित रखी। इसका पता इन उद्धृत अंश से लगेगा। तो मानव धर्मसार किसकी पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे की, जिसमें भाषा का इतिहास दिया गया है और वो भाषा का इतिहास भी अधिक संस्कृत गर्भित है। इसको देख लीजिए। मनुस्मृति हिंदू का मुख्य धर्मशास्त्री है। ये मानव धर्मसार है ना जो मनुस्मृति पर आधारित है। इसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्रचार्यों ने धर्मशास्त्रचार्यों में भी मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बातें हैं कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी पारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य का पाठ्य पुस्तक थी, इनकी गुटका नाम की भी साहित्य की पुस्तक थी, जो पाठ्य पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इस कारण चाहे जो समझिए या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिर नाशक भाग 2 की अंग्रेज की भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि बेताल पचीसी की भाषा का अनुकरण किया है। लल्लू लाल मतलब बेताल पचीसी का अनुकरण इन्होंने किया है। तो एक बार राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे की पुस्तकों का रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी पुस्तक थी? तो राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मशास्त्र जो भाषा का इतिहास है, वीर सिंह का वृतांत, और भी है जैसे भूगोल हस्तमाला और वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, गुटका भी इनकी एक साहित्य की पाठ्य पुस्तक है गुटका। लल्लू लाल जी के प्रसंग में ये कहा जा चुका है कि बेताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामों से जिस लेख से में निरूपण किया, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उनका कुछ अंश नीचे दिया गया है भाषा के इतिहास का। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो कि आम पहम और खान पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गई। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में
न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसकी जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है या जो अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत का कोई और खास ज़रूरत साबित हो जाए। तो एक इनकी पंक्तियाँ हैं राजा साहब की और भाषा के इतिहास नामक लेख से हैं। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है। पाठक आप समझ सकते हैं, आप हम कास पसंद इल्मी ज़रूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। पारसी के आलिम फाजिल शाही ऐसे शब्द बोलते हो, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर है। किसी देश के साहित्य का संबंध, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। ये प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। अब इनके बाद की इनकी रचनाओं के बारे में, तो राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरा से निकाला। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी कहाँ से निकाला था? तो आगरा से। कब निकाला? संवत 1918। अगर ईस्वी में कन्वर्ट करना हो तो -57 कर दो। और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम कब लिखा? हिंदी अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का? तो 1919, संवत 1919। यानी कि इन्होंने 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। अनसुईया, यानी कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद है जो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद में किया कि अनसुईया, हेलो प्रेम वदा, हे सखी, मैं भी इसी सोच में हूँ, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रगट महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों में विश्वास में आकर मेरा जी ये पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो? क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल घात के कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया? यानी कि दुष्यंत तो महलों का राजा था और वो वन में जाने के बाद इस प्रकार की वो भाषा बोलती है। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य के चिरकाल से विवृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए हैं। रघुवंशम के गद्यानुवाद के प्राकतन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा, यानी कि इन्होंने रघुवंश जो कालिदास जी का नाटक है उसका भी अनुवाद किया था, के संबंध में अपना स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। किसके अनुसार? राजा लक्ष्मण सिंह के अनुसार। राजा लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी पारसी के शब्द भरे हो। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों की फ्रेडरिक पिकोट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बना रहेगा।
इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। किनका? ये फ्रेडरिक पिकोट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड कहते हैं। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया। अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी WH एलन एंड कंपनी 13 वाटरलो पैलेस पेल मॉल SW के विशाल छापाखाने के मैनेजर हुए थे ये। वहीं में ये अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिकोट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इससे उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। ये इंग्लैंड के थे और अंग्रेज थे, फिर भी इनको हिंदी से प्रेम था। ये संस्कृत की चर्चा भी सुनते थे और पढ़ते थे, अध्ययन भी करते थे। इनके उपरांत इन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर ही की जाएगी। 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आयन सौदागरी उर्दू में निकलता था। इस जो कंपनी थी जिसमें काम करते थे, उस कंपनी की ओर से व्यापार पत्र निकलता था आयन सौदागरी, जिसका संपादन पिंकाट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के भी लिए रखे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार होता रहता था। इन सभी हिंदी के विद्वानों से पिकोट का पत्र व्यवहार होता रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिकोट साहब के दो चार पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 में यानी कि नवंबर सन 1895 में वे रीवा घास जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे की खेती का प्रचार करने में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत 7 फरवरी 1896 में हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला, क्योंकि उनसे भारत में भी हिंदी से, संस्कृत साइंस से सबसे प्रेम था, तो उनका शरीर भी किस में मिला? भारत की मिट्टी में मिला। संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए। 1919 में किसने लिखा था शकुंतला नाटक? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा कि बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे। अपना ये विचार उन्होंने अपने उसी अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली के पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। तो खड़ी बोली से संबंधित है बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री, खड़ी बोली के लिए जोर दिया था इन्होंने खड़ी बोली के लिए। पारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उनकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो पाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी ये भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सिखाने के लिए विवश किया करते थे। पहले कहा जा चुका है कि शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव की ओर जाने पर भी साहित्य की पाठ्य पुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा था।
तो शिव प्रसाद की भाषा तो हिंदी ही थी। इनका गुटका में आदर्श किसका था, तो भाषा हिंदी का ही था। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है पहले, प्रजा हितैषी का उल्लेख पहले हो चुका है। संवत 1920 में लोकमित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आगरा से सिकंदर से निकला। तो लोकमित्र कहाँ से निकला, आगरा से, ईसाई धर्म प्रचार के लिए। कब, संवत 1920 में, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लोकमित्र की भाषा कौन सी थी, तो शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू निकलने लगा, उसके कुछ भाग भी हिंदी के लेख में ही रहते थे। तो लखनऊ से कौन सा निकलता, अवध अखबार। जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू, पंजाब में कौन, तो पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय वहाँ से रह रहे थे। संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों का बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहाँ कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने वालों में ये मुख्य थे। शिक्षा प्रसार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, उसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं निकाली। संवत 1924 में मार्च सन 1867 में उनकी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली थी। नवीन चंद्र की ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकली थी, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान पूर्ण जैसे लेख भी रहा करते थे। यहाँ पर यह कर देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये साइक है वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बच जाते रहे। हिंदी की रक्षा के लिए उन्होंने उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ के राजा शिव प्रसाद को। विद्या की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। किन्होंने, तो पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय, इन्होंने भी हिंदी के लिए प्रयास किया था। कहाँ के थे, पंजाब के थे। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खां ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा का दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू में प्रचलित होने से देशवासियों में कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा काश मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के वेद तो बहुत से अरबी पारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं है। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है। तो ये भी उर्दू के विरोध में थे। कौन, तो पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय किसके विरोधी थे, तो उर्दू के थे और हिंदी के पक्षधर थे। नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहबीज के पुरानी हामी हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे, तो गारसा दत्तासी। किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गारसा दत्तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत चिल्लाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। किन्होंने कहा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू, तो गारसा दत्तासी ने। अब ये फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा, कौन, गारसा दत्तासी, कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा और बिम्स साहब को हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा है। हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश कर दिया।
आर्यों ने आकर उसका नाश कर दिया और जो बचे शब्द रह गए उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें करता, यानी कि हिंदू और उर्दू से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इसमें है ना गारसा तासी हिंदी के विरोध में थे। गारसा दत्तासी की बात करें तो इनका ग्रंथ है इस्तवार दला लितित्रु हिंदू है हिंदुस्तानी, जो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, क्योंकि ये हिंदी के विरोधी थे। और इन्होंने किसको कौन सी भाषा में लिखा था इसको, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था इसको। सर सैयद अहमद अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था यह पहले कहा जा चुका है। संवत 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष एवेल साहब ने यह राय जाहिर की। किसने, तो एवेल की राय ये है कि यह अधिक अच्छा होता यह यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिससे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो ये एमएस एवेल का कथन है किस संबंध में, हिंदू उर्दू विवाद से संबंधित, कि अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस राय को गारसा दत्तासी ने बड़ी खुशी के साथ प्रवचन में शामिल किया, क्योंकि उनको एक हितैषी और मिल गया था उनका, जो हिंदी का विरोधी था। कौन, मिस्टर एस एवेल। इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में संवत 1925 जब ये विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तभी हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ कि अधिकांश जनता, विशेषतः गाँव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्सर नागरिक के रहे, और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी की जाए। इस पर गारसा दत्तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। उसी समय में इंडियन डेली न्यूज़ के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए, और अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तभी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा। तो गारसा दत्तासी ने हिंदी को क्या बोला, एक भद्दी बोली कहा, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। शिक्षा के आंदोलन के साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबर एकश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए। अब किसका रोल आ गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसमें, हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित किया। वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। तो स्वामी जी के, दयानंद स्वामी जी के जो अनुयायी थे वे हिंदी को क्या बोलते थे, आर्य भाषा। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की। 1922 में किसकी स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की। सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क में पंजाब वालों की लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है वो इन्हीं की बदौलत है। किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। संवत 1910 के लगभग विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान कौन आ गए अब, श्रद्धाराम फुलेरी। श्रद्धाराम फुलेरी की व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। तो कहाँ में आरंभ हुई इनकी धूम, पंजाब में। कहाँ के थे, पंजाब के।
जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी के उपदेश और वक्तृताएं देते तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर के लोग आते और सहस्त्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यार्थ अमृत, किसका ये? तो सरदाराम फुलेरी का सिद्धांत ग्रंथ सत्या अमृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि बहुत सी बातें कह और लिख जाने जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे, पर जब तक वह जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते थे। पंडित श्रद्धाराम जी की कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो बहुत सी कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम की एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी। किसने लिखी? तो पंडित श्रद्धाराम फुलेरी ने आत्मचिकित्सा कब लिखी? संवत 1924 में। संवत 1928 में हिंदी के अनुवाद करके छिपाया था, इसको 24 में लिखा था और 28 में छपवाया था। इसके पीछे तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह था, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, दोहे इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र जो 1400 पृष्ठों के लगभग था लिखा और वो कहीं खो गया। भाग्यवती इंपॉर्टेंट है। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। भाग्यवती की सामाजिक उपन्यास किसका है? तो श्रद्धाराम फुलेरी का है। अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के दो लेखक हैं, एक तो काशी में, दूसरा पंजाब में। पंजाब में तो अपने आप को बताया श्रद्धाराम फुलेरी ने, और काशी में कौन थे? तो काशी में हरिश्चंद्र थे। यानी कि दो ही है हिंदी भाषा, भारत में भाषा के लेखक कितने हैं? तो दो ही है, एक तो काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही रह गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि काशी के लेखक से भी प्राय हरिश्चंद्र से था। राजा शिव प्रसाद आम पहम और खान पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे। उधर हिंदी अपना रूप आज स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत ही कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर शोभा जाना चाहती है इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देसी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पढ़कर कब तक रुका रहा था। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देसी भाषाओं को अपनाना था। हिंदी कैसे तोड़ सकती थी, जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देसी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं। तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा की साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही थी तो इसमें आश्चर्य की ही क्या बात थी। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी को हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में
लैटिन के शब्द बढ़कर पेश करते थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाई संस्कृत के ही कुटुंब हैं। यानी कि हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती भाषाई किसकी कुटुंब है? संस्कृति की ही कुटुंब है, उसी से प्राकृत रूप में निकली है। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कर सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विचिन्न कैसे कर सकती थी? राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावनाओं के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। भारतेंदु, आगे पढ़ेंगे भारतेंदु का उदय। तो ये था आज का टॉपिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति हिंदी साहित्य के इतिहास से गद्य खंड का प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।